अगर कोई मुझसे बोले कि एक रीज़न बताओ जिसकी वजह से तुम्हें वन पीस बहुत पसंद है, तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा इसका जवाब देने में। ऑब्वियसली इसका जवाब है बुक्स। बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग। किसी भी शो के अंदर पूरी एक नई दुनिया बनाना कोई आम बात नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत ही कम शोज हैं जिसके अंदर हमें सक्सेसफुल वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिली है, और वन पीस उनमें से एक है। पर इसके बावजूद भी वन पीस की स्टोरी इतनी ज़्यादा सिंपल है कि उसे 10 सेकंड से भी कम में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लूफी भाई बताओ। बस तुम समझ चुके हो, इतना ही था। ये एक पायरेट्स की दुनिया है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर लूफी पायरेट किंग बनना चाहता है, और पायरेट किंग सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास होगा वन पीस का खजाना। रुको, क्यों ना मैं तुम्हें इसे वन पीस के स्टाइल से समझाऊं। वेल्थ, फेम, पावर, जिसे ये सब मिला वो था किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड रोजर। उसके एग्जीक्यूशन से पहले बोले गए उसके आखिरी शब्दों ने पूरी दुनिया के लोगों को समुद्र में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। वो शब्द थे, मेरा खजाना, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारा हो सकता है, जाओ उसे ढूंढो, सब कुछ वहीं पर है। उसी के बाद से लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ने लगे, जहां से ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई। अरे रुको, चोट तो मारते, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। खैर, मैं आपको बता रहा था कि आज की वीडियो में हम वन पीस का सबसे पहला सागा, जो कि है ईस्ट ब्लू सागा, उसे डिस्कस करेंगे। देखो यार, इसमें ना 6 छोटी छोटी आर्क्स हैं एंड इसमें काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं कि ये सब इसी वीडियो में कवर हो जाएगा या फिर हमें इसे 2-4 वीडियोस में डिवाइड करना पड़ेगा। और हाँ, इस वीडियो में वन पीस के एपिसोड 64 तक के ही स्पॉयलर्स होंगे, क्योंकि ईस्ट ब्लू सागा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो मैं हूँ आपका भाई एनिमे भाई, आइए करते हैं शुरू। वन पीस की शुरुआत होती है नामी से। हाँ, यही है, पर स्टार्टिंग में उसके उसके बारे में हमें बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। रोमांस डॉन आर्क में हमें बस इतना ही पता चलता है कि शी इज़ अ थीफ एंड दैट्स इट। यहाँ पर खास कैरेक्टर्स हैं लूफी, ऑब्वियसली, कोबी, जोरो एंड शैंक्स। सबसे पहले कोबी की बात करते हैं। तो कोबी वाले सीन में मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी लूफी एंड कोबी के कैरेक्टर में डिसिमिलैरिटीज़। लूफी और कोबी जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के ही पास अपना अपना एक ड्रीम होता है। लूफी पायरेट किंग बनना चाहता है एंड कोबी नेवी ज्वाइन करना चाहता है। इन दोनों की ड्रीम सही में बिल्कुल ऑपोजिट है। और पता है यार, मुझे ये भी लगता है कि इस सीन में ओडा ने लूफी और कोबी के थ्रू वन पीस की 2 टॉप अथॉरिटीज़ का बेस रखने की कोशिश की है, जो कि है पायरेट्स एंड नेवी। ठीक है, अब लूफी एंड कोबी की अगली डिसिमिलैरिटी को देखते हैं, जो कि आपने भी ज़रूर नोटिस की होगी कि लूफी को एक सेकंड भी नहीं लगता अपना ड्रीम बताने में, बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ। और वहीं पर कोबी को अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत जुटानी पड़ जाती है ये बोलने के लिए कि आई वॉन्ट टू बी अ पायरेट किंग। है, ये क्या बोल दिया मैंने? सॉरी, कुछ गलत ही बोल बैठा था मैं। अच्छा हाँ, वो अथॉरिटी वाली बात बोलते हुए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि वन पीस की शुरुआत में ही हमारे दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि यहाँ पर 2 साइड्स हैं, पायरेट्स एंड नेवी। ऑब्वियसली हमें नहीं बोला गया कि ये गलत है या फिर ये सही है, बट जनरली हम पायरेट्स को बुरा मानते हैं क्योंकि वो लूटपाट करते हैं और लोगों को मारते हैं एंड सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। सीधा सीधा शब्दों में कहूँ तो केओस। और यहीं पर उनका ऑपोजिट है, जिन्हें तुम नेवी, मरीन या वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ भी कह लो। ये जस्टिस और शांति की बातें करते हैं और दुनिया में ऑर्डर लाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, यिन यांग। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हमें पता चलता है कि सारे पायरेट्स बुरे नहीं होते, काफ़ी अच्छे भी हैं। एंड सेम गोस फॉर नेवी, वहाँ पर बुरे लोग भी हैं। एंड इस पॉइंट को ऐड करने के बाद हमारा यिन यांग का सिंबल पूरा हो जाता है। पर जब यही बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उसने कहा कि तू चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में क्यों देख रहा है। यहाँ पर कोबी ने अपनी ड्रीम को लूफी की वजह से एक्सेप्ट किया है। मतलब एक बंदा पायरेट से इन्फ्लुएंस होकर नेवी ज्वाइन कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। मतलब स्टोरी शुरुआत से ही किसी की साइड नहीं ले रही। हमें नहीं बोला जा रहा कि देखो ये अच्छा है और ये बुरा है। ये चीज़ हमें खुद डिसाइड करनी है आगे इनके एक्शंस देखकर, ना कि अपनी पुरानी बनाई हुई अजम्पशंस के बेसिस पर।
क्योंकि स्टोरी यहाँ पर खुद ग्रे एरिया में खेल रही है। ये चीज़ थी जो उसने मुझे बोली और इसे मैं बिना शेयर करे नहीं रह पाया। और अगर ये सब सुन के आपके दिमाग में कोई अलग ही थ्योरी आ रही हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो में उसे बिल्कुल शेयर करूँगा अगर वो रेलेवेंट हुई, एंड आपको क्रेडिट भी दूंगा। चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अलविदा से लूफी को पायरेट हंटर जोरो के बारे में पता चलता है, जिसे कैप्टन मोगन ने शेल आइलैंड में पकड़ के रख रखा होता है। ये जानने के बाद लूफी निकल पड़ता है जोरो को अपना क्रूमेट बनाने के लिए कोबी के साथ, और फिर हमें मिलता है जोरो का एक बैड एस फर्स्ट लुक। आई थिंक ये फर्स्ट एपिसोड का बेस्ट सीन था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें कैप्टन मोगन के बारे में पता चलता है। वो दिखने में काफ़ी बड़ा और मस्कुलर है। नहीं, ये नहीं, ये कहने को तो मॉर्गन एक कैप्टन है, लेकिन काम उसके एक डिक्टेटर वाले हैं। लोगों को डरा कर रखना, अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करवाना, एंड फॉलो ना करने पर आइलैंड के सिटीजन्स को, इवन अपने नीचे काम करने वाले नेवी सोल्जर्स को भी मार देना। कैप्टन मॉर्गन का कहना है कि रैंक ही दुनिया में सब कुछ है। याद रखो, इस बेस में मेरी रैंक सबसे हाईएस्ट है, जो कि मुझे यहाँ पर मौजूद हर किसी से सुपीरियर बनाती है। इसका मतलब हर वो चीज़ जो मैं करता हूँ वो सही है। ये मानना है कैप्टन मॉर्गन का। अब ज़रा कुछ सेकंड्स का पॉज लो और सोचो कि क्या ये बात सही है। ये बात गलत है, पर हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे? क्योंकि हम वन पीस को एज अ व्यूअर देख रहे हैं, तो हम ऊपर से पूरी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं इसलिए, या फिर जब हम इस प्रॉब्लम या सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं तो हम मॉर्गन से खुद को रिलेट नहीं कर पाते। क्यों भाई, ऐसा क्या अलग है मॉर्गन में? पावर। यहाँ पर मैं ताकत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिविजुअली तो मैं मॉर्गन से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसकी अथॉरिटी की, उस हाईएस्ट रैंक या ओहदे की जो मॉर्गन के पास है। तो मेरा असली सवाल ये है कि क्या वो चीज़ पावर है जो मॉर्गन को करप्ट कर रही है? स्वयं विचार कीजिए। आगे यही सेम डिक्टेटर वाली चीज़ हमें आर्लोंग वाले पार्ट में दिखेगी, एंड वहाँ पर थोड़े से और एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या नया पता चलता है। वो हम डिस्कस करेंगे नामी वाली आर्क में। अभी जोरो पर वापस आते हैं। तो नारुतो जोरो के साथ मिलकर मॉर्गन को हरा देता है और जोरो को अपना क्रूमेट बना लेता है। हैं? ये क्या बोल दिया मैंने? सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। हाँ, तो फाइनली इस सब के बाद जोरो स्ट्रो हैट्स का पहला मेंबर बन जाता है। जोरो के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो यार वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैं वन पीस देखने के पहले से जानता था। मतलब मुझे नहीं पता था कि लूफी कौन है, लेकिन जोरो को मैं जानता था। अब वो बात अलग है कि वो वन पीस के अलावा बाकी एनिमे में भी आता रहता है, लेकिन भाई जोरो इतना कैसे खो लेते हो तुम? छोटी बच्ची हो क्या? फिर जब मैंने वन पीस देखा ना, तब मुझे समझ आया कि जोरो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। हाँ, मतलब सही में जब तुम आगे जाकर वन पीस में देखोगे कि जोरो क्या बोलता है और उसके एक्शंस क्या हैं। एक काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। सोचो ज़रा कि कोई कैरेक्टर ग्रेट कब बनता है। इस चीज़ का मैं तुम्हें एक सटीक एग्जांपल देता हूँ। तुमने अटैक ऑन टाइटन देखा है? तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 के एंड में जब सर्वे कॉर्प्स एरिन को वापस लेने के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ पर ना एक सीन आता है जहाँ पर कमांडर एरविन स्मिथ अपना राइट हैंड आगे करता है और बोलता है एडवांस, और अगले ही मूवमेंट एक टाइटन आता है जो एरविन को उसके राइट हैंड से पकड़कर ले जाता है। अनलाइक वन पीस, अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जिसमें लोग काफ़ी मरते हैं, और इस मूवमेंट पर मुझे भी लगा था कि अब एरविन भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर हमें दिखाते हैं कि एरविन टाइटन के मुंह में लटके हुए कमांड देता है एडवांस, और भाई मैं यहाँ पर एरविन की डेडिकेशन देखकर पागल हो गया था। लेकिन गजब तो इसके बाद होता है जब एरविन स्मिथ खुद एरिन को रिट्रीव करता है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि एरविन स्मिथ की जगह एरिन को किसी और ने रिट्रीव किया होता, तो क्या तब भी एरविन स्मिथ का इम्पैक्ट ऐसा ही होता? यहाँ पर पता है हुआ क्या है, एरविन स्मिथ ने अपने एक्शन से अपनी डेडिकेशन को जस्टिफाई किया है कि जो कैरेक्टर जितना बोलता है
वो उतना करता भी है। और अगर हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करें ना, तो इस चीज़ में जोरो एरविन स्मिथ को भी सरपास कर देता है। इसलिए जोरो ग्रेट कैरेक्टर है। जोरो में और भी काफ़ी चीज़ें हैं बात करने के लिए, पर उनकी बात हम उनके टाइम पर करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें जोरो के बारे में ना के बराबर इन्फॉर्मेशन मिलती है। पर एक चीज़ है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब जोरो लूफी का क्रूमेट बनने के लिए मान जाता है, तो वहाँ पर जोरो एम्बिशन के बारे में एक बात बोलता है। ज़रा देखो इसे। 海賊にはなってやる約束だ。海軍と一戦やるからには俺も晴れて悪党ってわけだ。だがな、一つだけ言っておく。俺は自分の野望だけは貫くぞ。野望？世界一の剣豪になることだ。俺が野望を断念するような羽目になったら、その時は腹を切って俺に詫びろ。जोरो अपने एम्बिशन को लेकर इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है कि वो किसी को भी टॉलरेट नहीं करेगा अगर वो बीच में आएगा तो। और अगर कोई इंसान अपने एम्बिशन को लेकर इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है ना, तो तुम खुद भी कभी उसके रास्ते में नहीं आना चाहोगे। और अगर कभी ना चाहते हुए भी तुम उसके रास्ते में आ जाते हो, तो या तो तुम उसके रास्ते से खुद हट जाओगे या फिर उसे खुद से दूर कर दोगे। और लूफी भी ये बात बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि उसके पास भी एक एम्बिशन है जिसके लिए वो चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और आगे इन्हें चीज़ें सेक्रीफाइस करनी भी पड़ेंगी। देखते जाओ तुम, वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, देखते जाओ, ठीक है, क्योंकि वन पीस तो तुम वैसे भी देखोगे ही। चलो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। कोबी नेवी में चला जाता है और जोरो एंड लूफी शेल आइलैंड से निकल जाते हैं। फिर बोट में हमें पता चलती है लूफी की थोड़ी सी बैक स्टोरी, कि लूफी को उसका डेविल फ्रूट एंड उसकी स्ट्रॉ हैट कैसे मिली। साथ में हमें शैंक्स का इंट्रोडक्शन भी मिलता है। इस पार्ट में जो भी चीज़ें हुई है ना, उन्हें डिस्कस करने से स्पॉयलर्स का खतरा है, एंड स्पॉयलर्स मैं देना नहीं चाहता। लूफी को गोमू गोमूनो डेविल फ्रूट मिलना, शैंक्स की माउंटेन बैंडिट से बेइज्जती होने के बाद भी कोई लड़ाई ना करना, और लूफी को स्ट्रॉ हैट देना, इन सब चीज़ों पर बात करने का मतलब है स्पॉयलर्स को आह्वान देना। इनसे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, जो कि हम टाइम आने पर ज़रूर करेंगे। और बाकी मैंने सोचा था कि मैं ये ईस्ट ब्लू सागा 6 की 6 आर्क इसी 10 मिनट की वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो मुझे समझ आ गया कि ये तो इम्पॉसिबल है। और बाकी अब तो लग रहा है कि 4-5 वीडियो लग जाएंगी इसे कवर करने में। सो गाइज, आई एम तुषार, एंड आप मुझे बताना कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या नहीं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें मैं इम्प्रूव कर सकता हूं। एंड बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो कर देना वो सब, ठीक है, वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड, ठीक है। सो बाय।